5 राज्यों के आज नतीजे आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इतनी बड़ी बढ़त है, इतनी शानदार जीत है। ममता बनर्जी का दुर्ग आखिरकार वो ढह गया है। असम की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर वहां के मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और 100 की लीड ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी इस कंपटीशन में शुरुआत से कहीं पर भी नहीं टिक रही थी। बात केरल की और तमिलनाडु की करें तो केरल में तो सभी ये कह रहे थे कि इस बार बदलाव होगा, लेकिन तमिलनाडु में टीवी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, इसे बहुत कम लोग भाप पाए थे। राघवन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने जरूर ये कहा था कि जब ग्राउंड पर वो घूम रहे थे, लोगों से मंत्रणा कर रहे थे, तब कुछ फ्रेगमेंट्स कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का कुछ फ्रेगमेंट, वो ये समझ गया था कि विजय एक सुपरस्टार बनने जा रहे हैं पॉलिटिक्स के भी, लेकिन ऐसे सुपरस्टार बनेंगे ये देखिए, ये तो हिस्ट्री है। ये कभी भी ऐसा, जब एमजीआर भी चीफ मिनिस्टर बने थे तब भी वो कांग्रेस के साथ एक अलायंस में थे। ये पहली बार एक ऐसे फिल्म स्टार जिन्होंने अकेले अपने बूते पर चुनाव लड़ा और सरकार बनाने के बहुत करीब जा रहे हैं, तो ये एक फिनोमिना था जिसको बहुत ज़्यादा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इसलिए लिया गया क्योंकि अर्थमेटिक जो है तमिलनाडु की वो उस बात को सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसीलिए एक कंजर्वेटिव अप्रोच जो रखा गया था। लेकिन जब लोगों से हमने बात की, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं मीनाक्षी, जब मैं टी नगर में था, वो डीएमके का कह सकते हैं बैस्टियन है पूरा चेन्नई, और वहाँ पर डीएमके के पोल एजेंट ने मुझे कहा, उसका बड़ा भाई जो था वो उस इलाके का सचिव था डीएमके का, उसने ये कहा कि पहली बार हमारा पूरा परिवार डीएमके को वोट करता है, लेकिन मेरी पत्नी ने इस बार पहली बार मेरी बेटी की कसम मुझे खिलाई और कहा कि एक वोट इस बार टीवीके को कर लेना। तो आप उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि इस बार टीवीके जो है वो सिर्फ एक फिनोमिना नहीं है, क्योंकि बूथ पे जब आप इतना बड़ा एक्साइटमेंट देखते हैं, चीफ मिनिस्टर तो वो बन रहे हैं। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो पहला न्योता गवर्नर की तरफ से विजय को ही जाना, लेकिन ये जो बची हुई सीटें हैं इसका क्या होगा। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने उनके पिताजी का एक बयान सुना, ऐसे 9 सीटों की दरकार है उनको अभी के साथ, 117 लेकिन अभी जो ऐसे चंद्रशेखर हैं उनके पिताजी वो कह रहे थे कि हम कांग्रेस से सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैं आप इस कैविएट के साथ कि विजय का बहुत ज्यादा अलाइनमेंट उनके पिताजी के साथ नहीं, उन्होंने अपने पिताजी के खिलाफ केस भी किया था जब विजय के नाम पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात कही थी। लेकिन अब 4 सीटें और 9 और 4 13 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा। तो लगता है कहीं ना कहीं एआईडीएम के एक नेचुरल अलाई है, उनके साथ उनको जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी एक कैविएट होगा कि वो माइनस बीजेपी जाना पसंद करें। देखिए, कांग्रेस 4 सीटों पर आ गई है, एक तो इनफैक्ट जीत चुकी है, 3 सीटों पर लीड कर रही है, तो 4 कांग्रेस के पास हैं। पीएमके के वो 4 सीटों पर लीड कर रही है। पीएमके कौन से अलायंस में है? अभी एआईडीएमके के अलायंस में, लेकिन हाँ वो बिल्कुल जा सकती है, छोटी पार्टियां जा सकती हैं। लेकिन उसमें एक रिस्क सौरभ हमेशा रहेगा कि अगर आप 118 को फोकस करेंगे तो वो आर्म ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर छोटी छोटी बातों पर आपको उनको करना पड़ेगा। ज्यादा रिजिड है इस बात पे कि एनडीए की सरकार ना बने वहां पे विजय के नेतृत्व में। एनडीए, देखिए विजय ने ये पहले दिन से ही जब उसने पार्टी लॉन्च की, इलेक्शंस के बाद जी बिल्कुल, ये बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि उसमें फिर कॉम्बिनेशंस जो है वो बहुत सारी बदल जाती है। लेकिन ये बहुत मुफीद मेरे को लगता है सिचुएशन बनेगी जहां एआईडीएम के भी बीजेपी से अलग हो जाए, क्योंकि उनके लिए भी ये फायदे का सौदा होगा कि वो बीजेपी से अलग हो जाए और टीवीके के साथ चले जाएं, तो एक बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ। अगर दूसरे तरीके से हम समझना चाहता हूं मैं कि एक सेंटर की गवर्नमेंट के साथ एक फ्रेंडली होना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और क्या बीजेपी नहीं चाहेगी कि तमिलनाडु में इसी बहाने उनकी एंट्री हो जाए सरकार में? दोनों तरह से देखिए, बिल्कुल हिस्ट्री भी यही कहती है। अगर आप द्रविड़ दलों का भी इतिहास देखें तो वो कभी भी यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी स्टेट में रहे, लेकिन सेंटर में जब वो जाएं तो किसी के साथ अलायंस में जाएं। हमने एआईडीएम के डीएम के दोनों ही पार्टियों को बीजेपी के साथ अलायंस करते हुए भी सेंटर में देखा है। तो ये एक सिचुएशन है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वो पहले दिन से ये कह रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता चुनाव से पहले भी एक बहुत सीरियस लेवल पर अप्रोच किया गया था टीवीके को कि वो बीजेपी अलायंस का हिस्सा हो जाए, एनडीए के साथ में आ जाएं, 80 सीटें, डीसीएम का पद, ये सारी चीजें भी चर्चा का विषय उस वक्त बनी थी। लेकिन बहुत क्लियर एक विजन था विजय का कि वो अकेले जाएंगे और डीएमके उनकी पॉलिटिकल एनिमी है और बीजेपी उनकी आइडियोलॉजिकल एनिमी है। तो ये देखना होगा कि अब कैसे चीजें बदलती हैं। अपने वोटर्स को नाराज नहीं करेंगे बीजेपी, मतलब एनडीए के साथ जाकर, जिसके खिलाफ वो लड़े। उनका कोर वोटर तो एंटी बीजेपी है, बेसिकली एंटी सेंटर का वोटर रहा है, तो वो उस वोटों को नाराज नहीं करेंगे, उसको इतनी जरूरत भी नहीं है बीजेपी के साथ जाने की। एक चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स जो पिछली बार जीते थे, इस बार अभी पूरी टैली आई नहीं, लेकिन 35-35 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये लग रहा है कि सेंटिमेंट जो है वो सारी एस्टेब्लिशमेंट्स के खिलाफ है वहां पर। तो विजय ये एक रिस्क लेंगे, ये देखना होगा, लेकिन माइनस बीजेपी एआईडीएम के लगता है उनके लिए बहुत मोस्ट सूटेबल।
ठीक रहेगी, चली भी जाएगी एआईडीएम के। हम लगातार लेकिन फिर चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार अगर जनता को भी था और पॉलिटिकल पार्टीज को भी था, जिसमें मैं इंडिया अलायंस के भी तमाम घटक दलों की बात कर लूं, उन्हें इंटरेस्ट इस बात का था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहता है या नहीं देता है। दत्ता जी, वो किला तो ढा दिया। अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चार्म आप कहें, अमित शाह की रणनीति आप कहें, शुभेंदु अधिकारी का एग्रेशन कहें, वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से, या फैक्टर्स मैं कहूं, जिनकी वजह से बीजेपी की जीत यहां सुनिश्चित हो पाई? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मीनाक्षी जी, आपने इंडिया अलायंस के बारे में आपने बात किया है। मैं समझता हूं कि बंगाल के चुनाव के बाद इंडिया अलायंस का इंडी पिंडी रवालपिंडी हो गया है अब। और इस पे अब और कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही इस पे सोचने की आवश्यकता है। ममता दीदी अक्सर कहती थी कि एरा तो बाहरी बोइरागतो आमरा भेतरेर आमरा बांगाली। ये जो चुनाव था ना बंगाल का, ये असली बोइरागतो जो कि रोहिंग्या लुंगी वाहिनी और भारतीय के बीच में था, सनातनी भारतीय के बीच में। आप कहोगे कि जय श्री राम बोलछिस तो चामड़ा छिड़े देवो, और उधर जाके हिजाब पहन के फिर आप कहोगे कि एरा तो हमार दूधेल गाय, एদের लात खेते राजी आची। तो ये जो बैकलैश हुआ है सर, ना, हिंदी दर्शकों के लिए कह हाँ, दो, ये हाँ, तो ये दुधारू गाय है, इनकी लात खाना भी कि मैं हमारे लिए तैयार हूं। जय तैयार श्री है। राम बोल रहे हो तो तुम्हारे चामड़ा में निकाल दो, सामने आए, सामने आ। तो ये जो बैकलैश हुआ है ना सनातनी लोगों का, वही बहुत भारी पड़ा ममता दीदी के लिए। माँ दुर्गा की अभिशाप भी बहुत भारी पड़ा है, और भगवान राम का तो आशीर्वाद कभी था ही नहीं टीएमसी के ऊपर। तो नेचुरल है कि यही नतीजा होना था। इसके साथ साथ आरजीगर, फिर आपका धुलियान, फिर आपका मुर्शिदाबाद, मालदा, दुर्गापुर, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज। आपने क्या किया? आरजीगर का घटना हुआ, फोन करके कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को आप बोलते हैं रात के 1:30 बजे के आसपास, अरे ताड़ाताड़ी सब मिटिए दे, जितने सारे सबूत है सारे सबूतों को मिटा दो, और देखे नहीं जाते व्हाइट वॉश हो जाए, देख लो कि सारी चीजें व्हाइट वॉश हो जाए। और उसके बाद राजीव कुमार को आप सांसद में पहुंचाते हो, राज्यसभा कैंडिडेट बना के। फिर जब दुर्गापुर की जब बलात्कार हुई उस बेचारी कॉलेज स्टूडेंट की, आप बोलते हो कि के बोले छिलो एके 8टार परे बाहरे बेरोते। लड़कियों को किसने कहा है कि 8 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए? पार्क स्ट्रीट की उस महिला की 2012 में जब बलात्कार हुई और उस बेचारी को पूरा रात भर उबेर गाड़ी में घुमाया गया बाय दी वायलेटर्स, अगला दिन आपके आके आप बोलते हो ये तो चरित्रहीन महिला, ये तो चरित्रहीन महिला है। तो जब आप माँ माटी मानुष की बात करके आप आते हो, माँ का तो आपने तिलांजलि कर दिया, मानुष तो कहीं है ही नहीं, और माटी को तो आपने सिंडिकेट को बेच दिया